प्यारे बच्चों, हर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला सेट है, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर कोई विद्यार्थी 90% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो डालने के बाद सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम लोग जो है आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सेट हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहला सेट है, ये भूगोल का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है और उसमें एक ही सही होता है। उसको चुनना है कि कौन सही होगा। तो बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान है, जिसमें भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी। यह सेट 1 है, इसमें 40 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी 2022 बिहार बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखिए, पहला सेट का पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। यह पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, बी है गहन खेती, सी है आपका अति पशुचरण और डी है अधिक सिंचाई। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सही होगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है कि अधिक सिंचाई। क्या है, किसके कारण हुआ है? तो अधिक सिंचाई के कारण वहाँ का जो भूमि जो है निम्नीकरण का शिकार हो चुका है। हाँ, तो समझ लिया कि इसका आंसर जो हुआ 1 का जो है डी ऑप्शन सही हुआ, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो ए नंबर में है बलुई मृदा, बी में है रेगुर मृदा, सी में है लाल मृदा और डी में है पर्वतीय मृदा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए और ऑप्शन को भी समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, इसलिए सही ऑप्शन आपका बी है। सही ऑप्शन कौन होगा? तो बी है, रेगुर मृदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह क्वेश्चन है आपका कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ए में है धान, बी में है गेहूं, सी में है कपास और डी में है चाय। तो बताओ बच्चों कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो आपने पहले ही पढ़ चुका है कि काली मृदा जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। तो कौन होगा? काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन जो है सी हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ए है हरियाणा, बी है पंजाब और सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र और डी है उत्तराखंड। तो बताओ इसमें कौन सही होगा बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर एक बार समझ लीजिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो है कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड। ये सही ऑप्शन जो है आपका ये डी हुआ, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आप जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश ये है, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र। तो आप जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में जो है राजस्थान एक राज्य है, वहां पर जो है मरुस्थल बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका बी हुआ कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो राजस्थान में है। अगला तो क्वेश्चन नंबर 5 में था मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो ए में था उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी कर्नाटक और डी था महाराष्ट्र। तो हम लोगों का सही हुआ राजस्थान। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। तो आपने अभी तो जाना है कि मरुस्थल जो है राजस्थान में है, पाया जाता है सबसे ज्यादा, इसीलिए जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है कहाँ है? तो राजस्थान में है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। यह क्वेश्चन है आपका। तो बच्चों इसको बताओ कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। तो ए नंबर है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एंड्रीन और डी है फास्फोरस। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सही होगा? तो इसमें सही आंसर होगा एंड्रीन। क्या होगा कि एंड्रीन आपका सही आंसर है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या है? तो एंड्रीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कहता है कि कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? ए है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव और डी है अजैव। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सही होगा? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो यह जो है आपका अनवीकरणीय संसाधन है। तो बच्चों आपने अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जाना होगा कि कोयला जो है आप जानते हैं कि समाप्त संसाधन है, जिसका एक बार उपयोग होने के साथ स्वतः समाप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर प्राप्त हो भी सकता है तो लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। या नवीकरणीय संसाधन उसको कहा जाता है कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हमको बार बार उसको हम जो उपयोग कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर कोयला किस प्रकार का संसाधन था है? तो हम लोग जाने कि अनवीकरणीय संसाधन है। तो ये नंबर आपका सही ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? ए है मानवकृत, बी है पुनः पूर्ति योग्य और सी है अजैव और डी है अचक्रीय। तो बताओ बच्चों सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? यह जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन सा है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्योंकि आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है कि अभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के, क्या क्वेश्चन कह रहा है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? माने कि राष्ट्रीय संपदा जो है निहित है वो कितना किलोमीटर तक का माना गया है? तो ए में है 10.2 किलोमीटर, बी में है 15.5 किलोमीटर और सी में है 12.2 किलोमीटर और डी में है 19.2 किलोमीटर। इसमें बताओ बच्चों सही ऑप्शन कौन होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका है 19.2 किलोमीटर। बच्चों आपने समझ लिया कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। हाँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं। या समझिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? संसाधन तो आप जानते हैं कि मानव अपने जीवन में जितने भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, चाहे वह खेती हो, जल हो, भूमि हो, मकान हो, जो भी हो है वह संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? हाँ यह कहावत किसने कहा? ए है महात्मा गांधी, बी है जिमरमैन, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है भीमराव अंबेडकर। तो बताओ बच्चों इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका है जिमरमैन। कौन है? जिमरमैन। जिमरमैन ने ही कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो समझ गए बच्चों कि सही ऑप्शन इसका कौन हुआ? तो बी हुआ जिमरमैन। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, कोसी नदी बिहार के किस भाग में स्थित है? यह क्वेश्चन आपके पास है कि कोसी नदी बिहार के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी ए है उत्तरी बिहार, बी है दक्षिणी बिहार, सी है पूर्वी बिहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताओ कोसी नदी जो है आपके बिहार में है वह किस भाग में स्थित है? क्या ये उत्तरी बिहार है, बी दक्षिणी बिहार, सी पूर्वी बिहार और डी इनमें से कोई नहीं? कौन सही होगा?
तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी बिहार, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। कोसी नदी बिहार के किस भाग में है? उत्तरी बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। क्या कह रहा है? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? यह कहावत जो है अभी जो मैंने पढ़ा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है मेघा पाटेकर, सी है महात्मा गांधी, डी है कोई नहीं। तो बच्चों इसमें बताओ सही इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, सी है महात्मा गांधी और डी है कोई नहीं? तो बताओ इसमें क्या सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। किसी ने कहा था? महात्मा गांधी ने ही कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन फिर चलते हैं। तो इसको आप लोग जो है अच्छी से। तो बच्चों अब हम जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी हम सोशल साइंस में भूगोल का जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जितना बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और पूरा रट लीजिए। अब हम लोग जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे। क्वेश्चन क्या है? नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे। तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जितना भी सोशल साइंस में हम भूगोल के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों को जो बता रहा हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जो है नोट कर दीजिएगा और रट लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों से रखा था, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता थे। ये है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है मेघा पाटेकर, सी है दोना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताओ कि नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन था? तो इसका सही जो है ऑप्शन होगा वह आपका बी है मेघा पाटेकर। कौन है बच्चों? इसका सही मेघा पाटेकर है। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन के नेता थे। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? चिपको आंदोलन के नेता थे। ए है महात्मा गांधी, बी है मेघा पाटेकर, सी है सुंदरलाल बहुगुणा और डी है कोई नहीं। चिपको आंदोलन तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि पहाड़िया लोग जो है घास काटने के लिए जो है सरकारी लोग जो आया करते थे, उसको रोकने के लिए लोग जो है वहाँ के जनजाति लोग जो है पैर से चिपक जाते थे। इसी को जो है चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका नेता जो था आपका सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था इसका? सुंदरलाल बहुगुणा। मतलब चिपको आंदोलन के नेता थे। कौन था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 मई, बी है 5 जून, सी है 10 मई, डी है 15 अप्रैल। तो बच्चों जरा बताओ पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन आपका बी हुआ। यह सही ऑप्शन कौन हुआ? तो यह बी हुआ। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? माने पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह प्रथम कब हुआ था? ये है 1992, बी है 1997 और सी है 2002 और डी है 2007। तो बच्चों बताओ कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह 1992 ईस्वी में हुआ था।
अब जो है बच्चों, अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहा हूँ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 में है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ए है ब्राजील, बी है न्यूयॉर्क, सी है जोहान्सबर्ग और डी है भारत। तो बच्चों बताओ इसमें कौन सही होगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था। तो वह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क में हुआ था। तो सही ऑप्शन आपका बी हुआ, न्यूयॉर्क। कौन हुआ, तो बी ऑप्शन सही है, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। क्योटो सम्मेलन जो है ये कहाँ आयोजित हुआ था। ए है भारत, बी है जापान, सी है अमेरिका, डी है रूस। तो बताओ बच्चों इसका सही ऑप्शन कौन होगा कि क्योटो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी है, जापान। माने प्रथम क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वह जापान में हुआ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ था। यह क्वेश्चन है कि पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ था। ये है भारत, बी है श्रीलंका, सी है जापान और डी है अमेरिका। तो बताओ बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ वह कहाँ हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा जापान। जापान में ही हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो है सम्मेलन जो है जापान में हुआ था, जिसमें 6 गैसों पर जो है कटौती का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। यह क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल है भारत का, जरा बताइए। ये है 32.5 लाख km², बी है 32.8 लाख km² और सी है 35.5 लाख km² और जो है डी है 42.8 लाख km²। तो क्वेश्चन था कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो बताओ बच्चों क्या इसका सही ऑप्शन होगा। तो इसका सही ऑप्शन बी है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन स्थान है। ए है 5वां, बी है 7वां, सी है 8वां, डी है 9वां। तो बताओ बच्चों इसमें कौन सही ऑप्शन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन स्थान है, तो जो है ऑप्शन बी आपका सही हुआ, 7वां स्थान है। 7वां स्थान है। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है, तो रूस है। और भारत का जो है विश्व में जो है इसका 7वां स्थान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। ये जो है अभी क्षेत्रफल वाला जो बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छी से इसको एग्जाम के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए वन विस्तार आवश्यक है। कहता है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए वन विस्तार आवश्यक है। कितना क्षेत्रफल में वहाँ वन होना चाहिए ताकि वहाँ पर्यावरण जो है संतुलन बना रहे। वह ए है 30%, बी है 31% और यह सी होगा ऑप्शन सी जो है आपका जो है सी जो है 33% और डी है 35%। कहने का मतलब है, फिर क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए वन विस्तार आवश्यक है। ए है 30%, बी है 31%, सी है 33% और डी है 35%। तो बताओ बच्चों इसमें सही ऑप्शन कौन है। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका सी है 33%। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए वन विस्तार जो है 33% होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यह क्वेश्चन नंबर जो 22 अभी जो हमने बताया यह भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है? क्वेश्चन क्या है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि अपनाई जाती है? ये है समुच्च जोताई, बी है झूम खेती, सी है पट्टिका कृषि और कोई नहीं। तो बच्चों इसमें बताओ, इसमें सही ऑप्शन कौन है? कि पवन अपर्दन जहाँ की हवा द्वारा जब मिट्टी बहा के ले चले जाते हैं उड़ा के, वह कौन खेती अपनाई जाती है? तो सही ऑप्शन इसका बताइए क्या होगा? समुद्र जोताई, क्या झूम खेती, सी है पट्टिका कृषि और डी है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों बताओ? इसका सही ऑप्शन होगा पट्टिका कृषि। कौन खेती अपनाई जाती है? वहाँ पट्टी, जहाँ की हवा द्वारा जो है मिट्टी को उड़ा के लेके चला जाता है, वहाँ पट्टिका कृषि अपनाई जाती है। इसके बाद बच्चों हम लोग जो है अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। कहता है क्या क्वेश्चन है? विरहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। माने कि पृथ्वी पर जो है बहुत ज्यादा जल है, इसके कारण पृथ्वी को हम क्या कह सकते हैं? तो उजला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है लाल ग्रह और डी है हरा ग्रह। मतलब पृथ्वी को हम कैसा ग्रह कह सकते हैं? बताओ बच्चों इसको क्या कहेंगे? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह? तो इसका सही ऑप्शन होगा नीला ग्रह। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है यह 25 है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कहने का मतलब है कि महासागरों में कितना जल पाया जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%, बी में है 95.5%, सी में है 96% और डी में है 96.5%। तो सही बच्चों इसका बताओ सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा महासागरों में जो है 96.5% जल पाया। तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ए है 9.5%, बी है 95.5% और सी है 96% और डी है 96.5%। तो कहने का मतलब होगा इसका सही ऑप्शन जो है आपका यह डी है 96.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? मैंने भारत में जो है देश का जो बांध जो बनाया गया हर जगह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में, तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये है महात्मा गांधी, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित नेहरू और डी है स्वामी विवेकानंद। तो सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों जरा बताओ इसका? तो सही ऑप्शन जो है इसका जो है होगा आपका सी पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है। बिहार में अति जल दोहन से, क्या क्वेश्चन है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये है फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक और डी है लो। मतलब किस तत्व का जो है संकेंद्रण अधिक बढ़ा है यहाँ पर बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बच्चों बताओ सही से ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये फ्लोराइड के कारण, फ्लोराइड हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यह क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ए है चेरापूंजी, बी है मासिनराम, सी है पंजाब और डी है बिहार। सही ऑप्शन बताओ बच्चों इसमें कौन होगा? तो सही ऑप्शन इसका होगा मासिनराम। क्या कौन होगा? मासिनराम। आप जानते हैं बहुत पहले जो है चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। यह चेरापूंजी और मासिनराम दोनों जो है मेघालय में पड़ता है, इसलिए जो है अभी जो है मासिनराम में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? कहने का मतलब है कि बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन जो है पाया जाता है? ए है 15%, बी है 20%, सी है 19 और डी है 7.1। बताओ बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
तो बिहार में जो है 7.1% जो है वन पाया जाता है। सही ऑप्शन इसका डी हो गया। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस राज्य में वन का सबसे विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब कि बिहार भारत के किस राज्य में वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। बताओ बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये बिहार किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सही ऑप्शन इसका होगा मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इसका सही है, मध्य प्रदेश। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। संविधान की धारा 21 का संबंध है। कहता है कि संविधान की जो धारा 21 है इसका क्या संबंध है, किससे संबंध है? ये है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, इससे संबंधित है। बी है आपका मृदा संरक्षण, मृदा में मिट्टी होता है उसके संरक्षण से है। सी है जल संसाधन संरक्षण, और डी है खनिज संपदा संरक्षण। तो क्वेश्चन यही था कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। सही ऑप्शन बताओ बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ए है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। मतलब है मैंग्रोव्स जो है इसका सब यानी वन पाया जाता है। मैंग्रोव्स यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार, सुंदरवन, द्वीप समूह के तटीय भाग, सी है पूर्वोत्तर राज्य में, और डी है पश्चिमी तटीय प्रदेश। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है बच्चों, जरा बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन बी है सुंदरवन। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो सुंदरवन में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। टेक्सोल का उपयोग होता है। कहा जाता है कि टेक्सोल का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? ए है मलेरिया में, बी है एड्स में, सी है कैंसर में, और डी है टीबी में, टीबी के लिए। तो टेक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है बताओ बच्चों, सही ऑप्शन बताओ इसका क्या होगा? तो आप जानते हैं कि टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। तो सही ऑप्शन इसका सी हुआ, कैंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, बी है श्रीलंका से, सी है भारत से, और डी है नेपाल से। तो आप बच्चों चरक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चरक जो है भारत का ही रहने वाला था। वह आयुर्वेद का जनक माना जाता है। इसको क्या है, चरक को हम लोग आयुर्वेद का जनक मानते हैं। यह भारत का ही रहने वाला था। तो चरक का संबंध किस देश से था भारत, बताओ? तो भारत से था। सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन यही है कि आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ए है न्यूटन को, बी है चरक को, सी है महात्मा गांधी को, और डी है इनमें से सभी को। तो हम लोग अभी जाने कि आयुर्वेद का जनक किसको माना जाता है, जब बच्चों बताओ इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? तो अभी तो मैंने पढ़ा है कि आयुर्वेद का जनक बताया अभी मैंने कि चरक को माना जाता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका बी हुआ, चरक। चरक को जो है आयुर्वेद का जनक माना जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? क्वेश्चन है क्या कि अंतरिक्ष से जो अब अगर हम आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देगा? ए है काला, बी है नीला, सी है हरा, और डी है पीला। तो कैसा दिखाई देगा आकाश, बताओ बच्चों? अंतरिक्ष से आकाश आपका काला दिखाई देता है। सही ऑप्शन जो है आपका ए हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आ चुका है, इसलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा इसको और याद कीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 37 है।
अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? अगर हम अंतरिक्ष से अब पृथ्वी को देखें वो कैसा दिखाई देगा? तो ए नंबर जो है आपका नीला है, बी है हरा, सी है काला और डी है पीला। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है उसको बताओ। तो नीला दिखाई देता है। सही ऑप्शन जो है आपका हुआ ये नीला आपका दिखाई देता है। ये सही ऑप्शन जो है आपका ए हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 38 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है चीन और डी है रूस। तो बताओ बच्चों इसमें सही ऑप्शन कौन होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपका रूस है। तो सही ऑप्शन डी हुआ आपका। अगला क्वेश्चन है 39। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, यह है भारत, बी है चीन, सी है रूस, डी है अमेरिका। बताओ बच्चों इसमें कौन होगा? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा बी चीन। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन 40 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या कहा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये है कबूतर, बी है हंस, सी है मयूर और डी है तोता। तो सही बच्चों इसमें बताओ भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपका जो है सी ऑप्शन सही है, मयूर। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जो है सोशल साइंस में भूगोल के तहत अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 जो है क्वेश्चन को हमने पढ़ा। यह सेट 1 था। सेट 1 में जो है कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया। इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको आप रट भी लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपका जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको याद कर लीजिएगा। अब हम जो है अगले क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे।